हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम करेंगे 11 चैप्टर, यानी अध्याय क्या है 11 है, जिसमें हम कर रहे थे पिछले चैप्टर में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। हम क्या देखे थे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, यही हमने देखा था। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, अब आगे जो अगला चैप्टर बोल रहे हैं, अगला जो टॉपिक है वो है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। हम देखेंगे विक्षेपण। विक्षेपण का क्या मतलब है? एक श्वेत प्रकाश विक्षेपित होती है। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, ठीक है, बरसात के दिनों में इंद्रधनुष को बनते हुए देखा होगा। ठीक है, तो वो इंद्रधनुष कैसे बनता है, उसका कारण क्या है, आज के इस वीडियो में इसको क्लियर कर लेंगे किस तरह से वो बनता है। समझना? वही बात है, इसमें प्रिज्म के द्वारा भी देखेंगे कि वहाँ पे कल एक श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह कितने कलर में विभाजित होता है। कुल 7 कलरों में विभाजित होता है। उसी तरह से इंद्रधनुष भी बनता है, तो वहाँ तो प्रिज्म कोई रखा नहीं है, बरसात के दिनों में सिर्फ बनता है। वो कैसे बनता है? तो जब बारिश होती है, हल्की बारिश होने के बाद जब खुल जाते हैं, अगर बारिश बंद हो जाती है, फिर उसके बाद जो वायुमंडल में जो बारिश के जो कण होते हैं वो मौजूद होते हैं। जब उसमें से प्रकाश जब टकराती है वहाँ से, तो वह क्या करते हैं? इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। एक श्वेत प्रकाश कलरफुल बन जाता है, 7 कलरों में विभाजित हो जाता है। तो यही बात करने वाले हैं यहाँ, जिसमें हम पहले प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश को गुजार कर देखेंगे कौन कौन सा कलर निकल कर आता है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपको इसका पिछला लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो परिवर्तन था, प्रिज्म द्वारा परिवर्तन, वो आप देख चुके होंगे। ठीक है, परिवर्तन नहीं था, अपवर्तन था, सॉरी। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हमने देखा था, परिवर्तन नहीं। ठीक है, परिवर्तन अपवर्तन दोनों होता है, लेकिन उसमें हमने अपवर्तन की बात की थी। ठीक है, देखिएगा यहाँ से जो हेडिंग है उसको डालिएगा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। क्या देखेंगे? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, जिसमें हम बात करेंगे पहले चित्र से। पहले हम बात करेंगे चित्र के द्वारा, चित्र बनाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में एक प्रिज्म बनाया था, त्रिभुज के आकार का ही प्रिज्म होता है। सामने का जो सामने देखेंगे प्रिज्म के, तो त्रिभुज के आकार का होगा ना? बिल्कुल होगा। जब यहाँ से जब प्रकाश से एक श्वेत प्रकाश यहाँ से गुजारते हैं, ये क्या है? श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट है। जब यहाँ से गुजरती है, यानी कि जाती है, एकदम सीधा न जाकर यह थोड़ा क्या हो जाता है, अपने जगह से यह मुड़ जाता है। क्या? अपने जगह से मुड़ जाएगा। जब यह यहाँ फिर टकराएगा तो ये थोड़ा सा और मुड़ जाएगा। क्या? थोड़ा सा और मुड़ जाएगा। इसी तरह से ये कुल कितने कलरों में विभाजित हो जाता है? तो यह कुल 7 कलरों में विभाजित होगा। कितने कलरों में? तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक यहाँ पर इसी जगह बना लो, 7। ये कितने कलरों में विभाजित होगा? 7। पहला क्या होता है? रेड। पहला रेड होता है, यानी कि पहला क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है?
लाल होता है, पहला तो लाल होता है, दूसरा नारंगी होता है। दूसरा क्या होता है? नारंगी होता है। ठीक है, रेड हो गया, नारंगी हो गया, फिर पीला हो गया, हरा हो गया, इस तरह से होगा। लिखेंगे, ये हिंदी में ही लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इस तरह से लिखिए, रेड से इसको लिखते हैं, लास्ट वाले को वायलेट, वायलेट। भी से इसको हम लिखते हैं आई से इंडिगो। यह इंडिगो के बाद क्या होता है? ब्लू, नीला। फिर उसके बाद आप होता है ग्रीन, फिर उसके बाद हो जाता है येलो, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद रेड। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमने किस किस से लिखा है? तो हमने वायलेट, फिर इंडिगो यानी कि आई, फिर से देखिएगा, हम थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर उसके बाद आपका हो जाता है येलो, चलिए ग्रीन हो जाएगा, फिर येलो हो जाएगा, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 आई है, ध्यान दीजिएगा 7 हो गया। आप याद कर लीजिएगा, हमने ऊपर से नीचे तक लिख दिया। ठीक है, इसको किस नाम से आप याद कर सकते हैं? विभज्ञोर से। किससे? विभज्ञोर। आप इसको विभज्ञोर से याद कर लीजिएगा। विभज्ञोर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण होता है किस प्रकाश का होता है? तो वायलेट का होता है, यानी कि किसका होता है? बैगनी रंग का। सबसे अधिक विक्षेपण बात करते हैं तो किस प्रकाश का होता है? तो बैगनी कलर का होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो रेड का होता है। क्या होता है? रेड का होता है। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में कुल कितने कलर प्राप्त हुए? 7 कलर प्राप्त हुए हैं। जब हम अगर बात करते हैं इसको थ्योरी लिखने की, तो हम क्या लिखेंगे कि देखिएगा, देखिए यह एक क्रियाकलाप भी आप कर सकते हैं, क्रियाकलाप दिया भी है। ठीक है, आप एक लीजिए, क्या गत्ते की एक मान लीजिए कोई एक गत्ता लिए, उस गत्ते का कोई एक सीट ली, मोटी सीट लीजिए तथा इसके मध्य में एक छोटा छेद कीजिए जिसमें से वाइट लाइट गुजार सकें। ठीक है, उसको लीजिए, फिर पतली झिल्ली पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए, झिर्री पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए, वो जो छेद बनाएंगे उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए। श्वेत प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्राप्त होता है। जो प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश उससे गुजरेगा तो वो एक पुंज प्राप्त होगा। अब कांच का एक प्रिज्म लीजिए, इस तरह से कांच का एक प्रिज्म लीजिए, उस श्वेत प्रकाश को इससे गुजारी कर देखिए वो कितने कलर में विभाजित होता है। तो आपको प्राप्त होगा कि कुल 7 कलर हमको मिल गए हैं। ठीक है, कुल 7 कलर मिलेंगे, जिसमें से पहला सबसे ज़्यादा विक्षेपण जो है वो वायलेट का होता है, यानी कि बैगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। आप और क्या लिख सकते हैं? देखिए, हमने यह बनाया, ठीक है, हमने कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत का प्रकाश को जो गुजारा, हमने एक बार इसमें से गुजारा। अब एक और इसके सामने रख दिया जाए तो क्या होगा? यहां से तो कलर निकला, उसके बाद एक और रख देंगे तो क्या निकलेगा? इसको पलट कर देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे हमने क्या किया कि एक है, एक इस तरह से प्रिज्म है, ठीक है, एक हमने इसी प्रिज्म को उल्टा रख दिया। क्या रख दिया? इसी प्रिज्म को उल्टा रख दिया। तो क्या होगा कि श्वेत प्रकाश तो जाएगी, श्वेत प्रकाश यहां से गुजरेगी, ठीक है, ये यहां चली जाएगी, फिर यहां से क्या होगा कि यहां पर हो आएगा, फिर यहां निकल जाएगा। ठीक है,
बात को समझे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ से तो आपके कलर, सारे कलर निकलेंगे। क्या निकलेंगे? कलर निकलेंगे। यह यहाँ से इस तरह से, यहाँ से सारे क्या निकलेंगे? कलर ही निकलेंगे। यहाँ से जो होंगे वो तो कलर ही निकलेंगे, लेकिन यहाँ फिर जाकर क्या हो जाएंगे आपके, फिर श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर इसको उलट करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा? श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने श्वेत प्रकाश गुजारा एक प्रिज्म से, फिर इसको हमने उलट कर रख दिया, फिर उसमें से जब इसी प्रकाश, रंगीन प्रकाश को गुजारा गया तो श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया। इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो यह होता है प्रकाश का विक्षेपण। क्या होता है? प्रकाश का विक्षेपण। आपने इतनी बात कर ली है। और देखिए और क्या है कि इसी के माध्यम से इंद्रधनुष बनता है। क्या? इसी तरह इंद्रधनुष भी बनता है। हम चित्र बना ही रहे हैं, ठीक है, उतना थ्योरी लिखवाने की जरूरत नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश, हमने जो शुरू में बोला, सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, आप इंद्रधनुष के लिए लिख सकते हैं। ये जो बातें हैं उस इसके लिए भी हम लिखेंगे क्या? इंद्रधनुष बनाएंगे तो लिखेंगे आकाश का इंद्र धनुष, आकाश का इंद्रधनुष, आकाश में इंद्रधनुष बनेगा ना, और कहाँ बनेगा? तो वह जो बनेगा ना वो किस तरह से बनेगा? जैसे यहाँ पर देखिएगा, आप इस सारे चित्र को बना लीजिएगा। ठीक है, ये जैसे कि बारिश की बूंद होगी। क्या होगी? बारिश की बूंद। यहाँ से मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आया। क्या है? सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से गुजरा है तो यहाँ से फिर यहाँ चला आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद यह कलर में, यहाँ से ही कलर में परिवर्तन होने लगेगा। यह क्या होगा? वर्षा का बूंद है। क्या है? वर्षा की बूंद। यह वर्षा की बूंद है, जिससे क्या मिलता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, ठीक है, धनुष, इंद्रधनुष प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाला नौ लिखकर ये वाला नौ, इंद्रधनुष प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा
सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है, परिक्षेपण के कारण होता है इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, जो इंद्रधनुष है सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा, क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश इधर आएगा तभी ना तो दूसरे साइड बनेगा, विपरीत दिशा में, उसी की तरफ थोड़ी बन जाएगा। जिस साइड से प्रकाश आ रहा है उसी साइड थोड़ी बनेगा इंद्रधनुष। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई है। आगे क्या लिखा है देखिएगा कि जल की सूक्ष्म बूंद छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। क्या होती है? विपरीत दिशा में बनता है। जल की बूंदें, जो जल की बूंदें होती हैं, ठीक है, जल की बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश या किरण को ये बूंदें छोटे प्रिज्मों, देखिए बूंदें क्या करती हैं, बूंदें प्रकाश को ये बूंदें छोटे, ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परिवर्तित करती हैं। अंततः जल की जो बूंद होती है, जो जल की बूंद होती है वो क्या हो जाती है? बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश का जो परिक्षेपण तथा आंतरिक, देखिए जल का परिक्षेपण, आंतरिक जो इस जल के अंदर क्या होगा, परिवर्तन, जल के अंदर क्या होगा, परावर्तन के कारण विभिन्न वर्षा प्रेक्षण, अगर विभिन्न वर्षा प्रेक्षण जो होगा बूंदों में, नेत्रों द्वारा हमको क्या दिखेगा कि तब पहुंचता है। मतलब ये जो बूंदें, जो प्रकाश होती है, यह क्या होती है कि इनके अंदर परावर्तन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वह बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसलिए वो क्या रंगीन दिखाई देने लगता है, कलरफुल दिखाई देने लगता है, 7 कलरों में विभाजित हो जाता है। जिस तरह से हमने बात किया कि जो जल की बूंदें हैं वह क्या है कि यह किस तरह से भांति कार्य करने लगती हैं, जब श्वेत प्रकाश पड़ता है उस पर तो यह छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करने लगती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा परिक्षेपित करती हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, इतनी लिख देंगे बहुत है। ठीक है, आप चित्र बना दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप कम लिखते हैं, चित्र बना देते हैं अगर सही तो आपको अच्छा से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यही है। आगे एक और है वायुमंडलीय अपवर्तन।
वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? जैसे कि सूर्य का उगने से पहले ही ऊपर की तरफ दिखाई देने लगना, या डूबने से पहले, डूबने के बाद भी सूर्य का दिखना, इसको बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। या फिर तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, सारी बातें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, हमने जो चित्र बनाया उसी को आप अगर छाप देंगे, लिख देंगे ना, जो हमने किया, जिस तरह से चित्र बनाया उस तरह से आप लिखते हैं और चित्र बना देते हैं ना, तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई है। अब हम देखते हैं क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन। हेडिंग डालिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। हम ज़्यादा लिखवाते नहीं है, ठीक है, हम जो बता रहे हैं उसको बस याद कर लीजिए। नहीं याद होता 1-2 बार वीडियो देखिए, खुद ही याद हो जाएगा। और चित्र तो इम्पोर्टेंट है भाई, देखो चित्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चित्र को हम काट नहीं सकते। ठीक है, चित्र का है, इम्पोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नहीं लिए होंगे तो आप वीडियो पीछे कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है यह? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? हमने देखा होगा तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्यों? देखिए, जो प्रकाश का जो कण है, ठीक है, प्रकाश जो है तारों से बहुत ज़्यादा दूर से ट्रेवल करके हमारे आँखों तक पहुँचता है। तो वायुमंडल में क्या होता है कि धूल के कण, वायु के कण हैं, बहुत सारे कण मिले होते हैं जो गति करते रहते हैं। जब उससे प्रकाश टकराता है तो वो क्या होता है, अपवर्तित होता है। अपवर्तन के कारण वो क्या होते हैं कि वो तारे कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए, मतलब झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि एक तालाब में अगर दिन रात के समय अगर चंद्रमा अगर उजाला कर रहा है तो उसमें जो तालाब का जो जल होगा वह भी झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि जो जल है, जल एक ठंडा है और वहाँ से जब प्रकाश गर्म में आती है, गर्म जगह पे आती है, तो वह क्या होती है, अपवर्तित होती है। उसके जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, अपवर्तित हो जाते हैं, तो इसीलिए वो झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। इतनी बात आपको समझ में आई है? ठीक है, तो यही बातें हम लिखेंगे ही, और कुछ लिखने वाले नहीं है, जो हम बता रहे हैं बस वही लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जैसे जो गर्म वायु में से जो होकर गुजरता है, क्या प्रकाश, अगर हम बात करते हैं, गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इसका जो अपवर्तनांक है ठंडी वायु की तुलना में गर्म वायु का थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसको आप लिखिएगा, तो लिखेंगे कि जैसे कि अगर आप आग भट्टी देखे होंगे, आग भट्टी समझते हैं, जहाँ पर आग जलती रहती है, आग भट्टी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरण के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी अनियमित स्थिति गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। हमने जैसे भी बताया ना, क्या बोला, परावर्तन क्या है, देखिए वायुमंडलीय परावर्तन क्या है, हमने बोला कि जो गर्म हवाएं हैं वो ठंडी हवाओं की अपेक्षा थोड़ा कम क्या होती हैं, कम अपवर्तनांक अपवर्तन करती हैं ठंडी गैसों की तुलना में। तो देखिए, जब क्या होता है, जब गर्म
हवाएं जब देखिए गर्म हवाएं क्या निकलती हैं, जब ठंडी हवाओं में जाती हैं तो वो क्या अपवर्तनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए वो सब चीज़ें क्या हमको झिलमिलाती हुई दिखाई देने लगती हैं। उसके कणों से जो प्रकाश है वह टकरा कर हमारे आँखों तक पहुँचता है, इसलिए वो झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। आगे जो लिखना है ना वो लिख सकते हैं कि इसको लिखिएगा, आपने संभवतः कभी आग की भट्ठी अथवा किसी ऊष्मी विकिरण के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध क्या है, विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। ठीक है, आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होता है। गर्म वायु अपने ऊपर ठंडी वायु की तुलना में हल्की। यहाँ हमने बात की कि जो देखिए स्थिर झिलमिलाती देखी होगी अगर आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर वायु की तुलना में अधिक गर्म होती है। गर्म वायु अपने ऊपर ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। ठंडी वायु की तुलना में क्या होती है, हल्की होती है। गर्म वायु क्या होती है, ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। ठीक है, इतनी बातें हो गई है। आगे देखिएगा, ठंडी होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा
थोड़ा कम, थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं, जो अपवर्तन माध्यम की जो भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, इसलिए क्या, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह स्थिति जो होती है, अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। ये जो सारी क्रियाएं होती हैं वो क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक भाग है। हम इतनी सारी जो बातें बोले हैं वो क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन की एक छोटा सा भाग है। ठीक है, हमने क्या बात किया कि जो आप अपने आसपास में आग की भट्टी देखी होगी, उससे उठते हुए जो गर्म हवाएं होती हैं क्या होती हैं, वो हल्की होती हैं। ठंडी हवाओं की तुलना में क्या होती हैं, हल्की ही होती हैं। उनमें जो विक्षेपण होता है या परावर्तन होता है ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तन माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वायु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। यह सब हम बात कर सकते हैं किसका उदाहरण है, तो यह सब वायुमंडलीय हम लिखेंगे यह हम बात कर सकते हैं कि यह वायुमंडलीय अपवर्तन का छोटा भाग है। यह क्या है, हम यह बात कर सकते हैं कि यह वायुमंडलीय अपवर्तन का छोटा भाग है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अगला जो हेडिंग होगा, तारों का टिमटिमाना। क्या है, तारों का टिमटिमाना। तो हम उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तारों का टिमटिमाना, यह जो हेडिंग होगा तारों का टिमटिमाना, इसी के अंतर्गत आएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमने बात बताया भी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण क्यों, कि वो जो प्रकाश है तारों का वो बहुत ज़्यादा दूरी तय करके आता है। वहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो वायु है वहाँ पे ठंडी होती है, यहाँ क्या होता है गर्म होती हैं। वो गर्म हवाएं क्या होती हैं, ज़्यादा क्या होती हैं, गति करती हैं। तो वो हमको क्या झिलमिलाती हुई या फिर टिमटिमाती हुई दिखाई देती हैं। यही बात हम और आगे करेंगे। किसका, यह है अग्र सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त की। ठीक है, ये दो हेडिंग होंगे। आगे जो है सारे हम पढ़ते रहेंगे।
लगभग हमको लगता है कि 2 या 3 लेक्चर इसका और बनेगा, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 लेक्चर और, फिर ये चैप्टर खत्म। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने आज ज़्यादा लिखवाया नहीं है, बस यही इतना लिखा है जो भी उतना काम का नहीं है। ठीक है, समझिएगा बात, उतना काम का नहीं, बस आप याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत याद करे रहेंगे। अगर आपको तारे टिमटिमाते अगर हम नहीं लिखवाते हैं, फिर भी यहाँ से आप छाप लेंगे ना, तब पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।